नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज के खबरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद और अतरापकनाक में बारिश का सिलसिला जारी है और इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की बारिश कल से भी यानी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आज सुबह में भी बारिश हुई थी और आज दोपहर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन जहाँ तक बारिशों के बारे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो यात्री हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ज़मीनी तोदे खिसकने और शदीद बारिश के नतीजे में 30 से ज़ायद यात्री अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। जबकि पाकिस्तान का भी बहुत बुरा हाल है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा जो उसका सूबा है, जिसे साबिक़ में सूबे सरहद कहा जाता था, वहाँ पर के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकते हैं। तो बहरहाल हम आपको पहले लिए चलते हैं बिहार, और बिहार में आप देखेंगे कि किस तरह वोट अधिकार यात्रा धूम मचा रही है। बीजेपी परेशान है और बीजेपी ने इस ज़िमन में 90 या 80 या 90 जो कायदीन हैं उनकी एक टीम तश्कील दी है ताकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा का जवाब दिया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तेजस्वी यादव का सवाल है, ये बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की पुरकशिश शख्सियतें बन गई हैं सियासी लिहाज से और समाजी लिहाज से और माशरती लिहाज से। तो ऐसे में उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और दीगर अपोजिशन कायदीन झूठ का मुकाबला कर रहे हैं और आप देखेंगे कि झूठ और जालसाजी के लिए जो यानी साजबाज किया गया है उसका मुकाबला कर रहे हैं, उस गठजोड़ का मुकाबला कर रहे हैं, नापाक अज़ाइम रखने वाले इदारों का मुकाबला कर रहे हैं और हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। तो बहरहाल इस सिलसिले में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन और उनकी बहन कनिमोझी की भी तायीद उन्हें हासिल हो गई है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज कनिमोझी और उनके भाई चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु MK स्टैलिन ने बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शिरकत की और वो भी मुजफ्फराबाद ज़िले में। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते हैं कि इस सिलसिले में जैसे ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, बीजेपी तमिलनाडु के जो रियासती सदर है अन्नामलाई, तो उन्होंने एक पोस्ट यानी किया है एक्स पर और कहा है कि ये जो स्टैनली है स्टैलिन जो है उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ, उनके बेटे ने सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बात की थी। तो अब क्या वो बिहार में भी इस तरह की बात कर सकते हैं? उन्होंने ये बात की है। तो ये जो चिल्लर काम होते हैं, ये जो सतही काम है, उन्होंने की है। तो बहरहाल एक बात ज़रूर है कि स्टैलिन ने अपने पोस्ट पर कहा कि मैं अपने भाइयों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ मिल रहा हूं और अपनी बहन प्रियंका गांधी से मुलाकात करूंगा और इस यात्रा में शिरकत कर रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने शिरकत भी की है। तो बहरहाल स्टैलिन के आने से अब ऐसा लगता है कि तमाम इंडिया वहां पहुंच रहा है और इंडिया यानी इंडिया ब्लॉक। तो सजा साहब, आप क्या कहते हैं? यकीनन देखिए, आज 11वां दिन है जी इस यात्रा का और राहुल गांधी ने कहा है कि हमें यकीन नहीं आता कि जो है बिहार के अवाम इतना हमारा साथ देंगे, इतना समर्थन मिलेगा हमको, इतना जोश व खरोश लोगों में होगा हमारे लिए। जी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आज मोटर बाइक रैली में भी शिरकत की और राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को जो है मोटर बाइक पे अपने पीछे बिठा के पूरा राइड किया था और लोग देखने के लिए, दोनों भाई बहन को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। एक हुजूम था, एक ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इंसानी सरों का समंदर है। ये दरभंगा की बात मैं कर रहा हूँ। ये रैली दरभंगा में दाखिल हो चुकी है, ज़िले दरभंगा में। तो बहरहाल जो है आज उन्होंने इंतखाबी जलसों से भी खिताब किया और राहुल गांधी ने दो टूक अंदाज में मोदी को जो है तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि फौरी तौर पे SIR पे रोक लगाएं, वरना फिर ये आवाम का जो इनकलाब है, फिर वो ये इनकलाब जो है बीजेपी के ख़ात्मे की जो है निशानी बन जाएगा। तो यकीनन जो है एक जोश, जैसा कि अभी आपने कहा कि आवाम के जोश को देख के, यात्रा की कामयाबी को देख के दीगर जो है इंडिया ब्लॉक के दीगर लीडरान भी जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और इसी सिलसिले के एक कड़ी के तौर पे जो है स्टालिन इस यात्रा में शामिल होने के लिए जो है बिहार पहुंच गए हैं। तो 27 तारीख को स्टालिन जो है बिहार में
इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो बहरहाल हम देख रहे हैं कि ये यात्रा जो है एक बहुत मतलब एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। जी जी। और लोगों से बात करते हैं तो मालूम होता है कि लोग भी इस बात को लेकर शाकी हैं कि आखिर उनके वोटों के साथ हो क्या रहा है, उनके वोट काटे क्यों जा रहे हैं, फहरिस्त ख़त्म क्यों गई, रातों रात नई फहरिस्त क्यों बनाई जा रही है, SIR के नाम पे जो है ख़ास तौर से जो है बिहार के लोगों की वोट ख़त्म क्यों किए गए और फिर नई जो है कार्ड क्यों जारी किए जा रहे हैं। देखिए एक प्रैक्टिकली भी ये नामुमकिन है कि एक महीने में आप कैसे जो है पूरी रियासत, हिंदुस्तान की बड़ी रियासतों में बिहार का शुमार होता है। जी हाँ। 217 MLA हैं बिहार के, इतना बड़े 217 हल्के हैं, असम्बली हल्के, इतनी बड़ी रियासत है, तकरीबन 6 करोड़ वहाँ पे जो है 4 करोड़ वोटर्स बसते हैं वहाँ पे। और देखिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक ही महीने में एक ही झटके में 65 लाख वोटरों के नाम गायब कर दिए गए फहरिस्त। जी जी। अभी हतमी फहरिस्त आई नहीं है सामने कि 65 लाख लोगों के नाम फहरिस्त से गायब कर दिए गए। तो इस बात को लेकर लोगों में एक तरह का जो है एक अंदेशा, एक खौफ, एक जो है एक परेशानी, एक फ़िक्र लोगों में आ गई कि हमसे हमारा जो है वोट का हक़ क्यों छीना जा रहा है। लोगों का सवाल है, सभी ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत अचानक हमसे हमारे वोट का हक़ छीनने का काम क्यों कर रही है। लोगों का कहना है, हमसे कहा जा रहा है कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट लाइए, हमसे कहा जा रहा है कि SSC सर्टिफिकेट लाइए। तो लोगों का कहना है कि कितनों के पास SSC सर्टिफिकेट है, कितनों के पास पासपोर्ट है और कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। हमसे कहा जा रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। लोगों का कहना है कि गांव में रहने वाले तो घरों में पैदा होते हैं। जी हाँ। और लोगों का कहना है कि एक बड़ी तादाद जो है वहाँ नाकामदगी की वजह से स्कूल नहीं जा पाई है, उनके पास कोई तालीमी सनद नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हुक्म सादिर किया है कि 1 महीने के अंदर हम फहरिस्त बना देंगे, ये नामुमकिन है। जी जी, आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट का जहाँ तक सवाल है कोई पेश नहीं कर सकता, तो मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ और चैलेंज कर भी सकता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश वर्मा की पैदाइश भी किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं हुई है या फिर किसी नर्सिंग होम में नहीं हुई है, बल्कि उनकी जो माँ की ज़िंदगी हुई है वो किसी ने दाया नहीं की होगी और उनके घर में उनकी पैदाइश हुई होगी। ये चैलेंज से कह सकता हूँ। तो ऐसा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब ये बात कर रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट पेश करो, तो कहाँ से पेश करेंगे? गाँव वाले, देहात वाले कहाँ से पेश करेंगे? और अंदाजा कीजिए, अक्सर आज भी कई गाँवों में जाइए, वहाँ पर यह हाल है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर कोई खातून मर जाती है तो एम्बुलेंस नहीं दी जाती उसे, और साइकिल पर उसकी लाश लिए जाते हैं, उसका शौहर, उसके बेटे, उसके बेटियां अपने घर पहुंचाते हैं साइकिल पर लाश लेकर। तो ज्ञानेश्वर माँ को ये नहीं पता। ओडिशा में हालिया अरसे के दौरान एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक खातून फौत हो जाती है तो उसका शौहर और उसकी बेटी जो है एम्बुलेंस तलब करती है, एम्बुलेंस नहीं होती है, और एम्बुलेंस ना होने की वजह से वो अपनी बीवी की लाश साइकिल पर लिए, यानी एक कपड़े में लपटे साइकिल पर बांधे आगे बढ़ जाता है। तो ज्ञानेश वर्मा को ये भी जानना चाहिए, वो कोई मामूली ओहदेदार नहीं है, IAS ओहदेदार है, और IAS ओहदेदार को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी खुद पैदाइश जो हुई है वो घर में हुई है, किसी अस्पताल में, किसी नर्सिंग होम में नहीं हुई है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ जाइए, अमित शाह की तरफ जाइए, तो उनके भी बारे में हम चैलेंज से कह सकते हैं कि उन्होंने भी किसी नर्सिंग होम में आंख नहीं खोली, किसी दाया के गोद में, बल्कि आप देखेंगे कि वो घर में पैदा हुए। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोने लगता है या पेशाब करता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो इंसान की फितरत है। और जब वो अगर बच्चा नहीं रोता है तो समझो वो पागल हो जाता है, या अगर बच्चा नहीं रोता है कुछ मिनट तक तो फिर उसके दिमाग पर असर पड़ता है साहब। और आपको ये बता दूं कि ये जो IPS होतेदार होते हैं, IAS होतेदार होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, उन्हें साइंस के बारे में मालूम होना चाहिए। सियासत तो करते हैं और वो मकारी कर लें या अयारी कर लें, लेकिन उन्हें अपने मजहब के बारे में मालूम होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए, इंसान की फितरत के बारे में मालूम होना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि औरत की ज़िंदगी कितने दिन में होती है हामिला होने के बाद। तो मैं उनको बताता हूं कि 282 डेज लगते हैं, और जो लेबर पेन होता है, मैं समझता हूं कि कोई भी उस लेबर पेन जो मां को होता है उसका हक अदा नहीं कर सकता। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में अपोजिशन ने कहा था कि जब उनकी वालिदा इंतकाल कर गई, देहांत हो गया, तो उन्होंने अपने बाल नहीं काटे।
तो ये चीजें होती है, पहले तवज्जो देने चाहिए, अपने आप पर तवज्जो देना चाहिए, अपने मुल्क पर तवज्जो देना चाहिए और अपनी मुल्क की खिदमत उसी तरह करना चाहिए जिस तरह तुम अपने घर की खिदमत करते हो, अपने घर का भला चाहते हो और अपने घर में जो भाई बहन हैं उनके साथ तुम प्यार करते हो। हिंदुस्तान भी एक घर है और इस घर में बसने वाले चाहे उनके किसी मजहब से क्यों ना ताल्लुक हो, उनके साथ मसावियाना सलूक करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि दरअंदाज है, आप ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो आपको किसने रोका है कि बच्चे पैदा करने से? लेकिन आप खुद है कि भाग कर आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी जिम्मेदारियों से भी किसी को फरार नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि बिहार में तो धूम मच गई है, वोट चोरों का पता चल गया है और उन चोरों को अब अवाम गिरफ्तार करेंगे, अवाम सबक सिखाएंगे। और यकीन मानिए कि प्रियंका गांधी जो नारा लगा रही हैं, आज बिहार ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये वोट चोर कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं, गद्दी पर कौन बैठा है आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं, वो कब उतरेगा ये आप नहीं जानते, ये आरएसएस जानती है, ये कहा जा रहा है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आरएसएस का नाम लिया आपने तो यकीनन जो है आरएसएस की सदी तकारीब जो है हुई, जिसमें जो है आरएसएस के सरबराह ने तकरीर भी की। और अब की बार इस तकरीर के दौरान जो है 75 साल में गुलपोशी करके खुदाफिज करने का तज़किरा नहीं आया है। तो जो कुछ भी हो, यकीनन जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही है या फिर जिस तरह से धांधियाँ हो रही हैं या फिर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है इस मुल्क में, वो बड़ा तशवीशनाक है। जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। देखिए, जमहूरियत क्या है? आवाम की हुकूमत। जमहूरियत क्या है? आवाम जो है चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करके हुकूमत बनाते हैं, कायदीन को जो है चुनते हैं। तो अब आप जो है वो जो मतलब कायदीन को चुनने का प्रोसेस है, उसमें ही आप शफाफियत को ख़त्म कर देंगे। डंके की चोट पे जो इलेक्शन करा रहा है उसको ही आप जो है पूरा अपने लिए काम पे लगा देंगे। और जो है ये देखिए, रिगिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पोलिंग बूथों के पास झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लोग जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है हंगामे करते हैं, लोग एक दूसरे की मतलब मारपीट होती है मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान में, ये सब कुछ होता है। लेकिन कभी हमने माजी में ऐसा नहीं सुना था कि इलेक्शन कमीशन खुद जो है वोट चोरी में इन्वॉल्व हो जाता है, धांधली में इन्वॉल्व हो जाता है। ये कितनी बुरी बात है कि जिसको आप आईनी तौर पे आपने ये काम दिए सौंपा है कि आप शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाएं, अगर वो ही इस तरह के काम करने लगे तो फिर आवाम करें तो क्या करें? सत्यम है जीवते सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन कौन इस पर यकीन कर रहा है? और आप बड़ी बातें करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम जीवते, ये क्या है? लेकिन वज़ीर आज़म ऐसा लगता है कि फिर उनकी हुकूमत ऐसा लगता है या इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है कि इस पर यकीन नहीं रखता। और अपोजिशन ये तो इल्ज़ाम आयद कर रही है और बबांग दहल कर रही है कि इलेक्शन कमीशन वो चोर है। यहाँ तक कि आपने देखा कि प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, स्टालिन हो या कनीमूजी हो या फिर आप तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तमाम ये कर रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, और ये नारे न सिर्फ बिहार बल्कि सारे हिंदुस्तान में गूंज रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है कि खामोश है। लेकिन यकीन मानिए कि जो चोर होता है वो फरार इख्तियार करता है अपनी जिम्मेदारियों से और फिर वो लोगों के सामने नहीं आता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में बदबख्ती है या बदकिस्मती है कि एक आदमी रोटी चोरी करता है तो उसे मार मार कर हलाक कर दिया जाता है, लेकिन वोट जो चोरी करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और बल्कि उसे कानूनी मौक़िफ़ दिया जाता है और उसकी तारीफ की जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। हैदराबाद के असबेस्टस कॉलोनी जगतगिरी को जो गुट्टा है वहाँ पर एक हादसा पेश आया है। घर में यानी एलपीजी जो गैस है वो लीक हो गई, जिसके नतीजे में धमाका हुआ और एक ही घर के 5 अफराद झुलस कर शदीद जख्मी हुए, जिसमें कहा जाता है कि 2 बच्चे भी शामिल है। जैसे ही धमाका हुआ ये कहा जा रहा है कि पड़ोसी वहाँ पर पहुँच गए और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई और लोगों को मलबे के नीचे दबे हुए थे उन्हें निकाला और निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये धमाका सिर्फ गैस सिलेंडर के लीक होने से हुआ है या कुछ और मामला है? पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस धमाके का सवाल है, एक सारा घर तबाह हो गया है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। सज्जा साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, बारिश की वजह से हादसा होते हैं, ये भी देखा गया है। तो अब ये एक नए जो हादसा सामने आया है
वो यकीनन देखिए, इस तरह के जब भी हादसा होते हैं तो हुकूमत पे सवालिया निशान भी लगते हैं, हालात पे भी, सिचुएशन पे भी सवालिया निशान लगते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस तरह के हादसे जो है ये हुकूमत के लिए भी एक जो है पैगाम होते हैं और आम लोगों के लिए भी एक पैगाम होते हैं कि उन्हें कैसे जो है अपनी हिफाजत करनी है और कैसे बुरे हालात से अपने आप को बचाना है। तो यही मतलब बोलने का यही है कि अब इन हादसों के बारे में इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये तो जो है कुदरती मामलात होते हैं, जिस तरह के भी हादसा हों या फिर इंसानी गलती का नतीजा होते हैं, हम इसको इंसानी गलती का नतीजा ही कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक भी हैदराबाद से है। हैदराबाद के बालापुर का एक कदीम कब्रस्तान है, 101 एकड़ अराजी पर मोहित कब्रस्तान है, बहुत बड़ा कब्रस्तान है। लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ के जो लैंड ग्रैबर्स है, वो सियासी सरपरस्ती हो या फिर आप देखेंगे कि गुंडागर्दी के बहाने उस कब्रस्तान को आहिस्ता आहिस्ता साफ करते जा रहे हैं और वहाँ पर मकानात भी तामीर कर दिए गए हैं। ऐसे में एक खबर आई है कि आज कुछ लैंड ग्रैबर्स ने वहाँ JPC इस्तेमाल करते हुए खबरों को मिसमार किया, खबरों को मिटा दिया, खबरों को मिटा दिया। नतीजे में वहां पर कुछ देर के लिए तनाव की कैफियत पैदा हो गई, कशीदगी पैदा हो गई और उस कशीदगी को दूर करने के लिए पुलिस चौकस हो गई है। इस सिलसिले में सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी का भी बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड ने कुछ दिन पहले वहां पर सर्वे करवाया था और अब वहां पर जो नाजायज खारिजीन थे उनको हटाने के लिए इकदाम किए जाएंगे और वहां पर कब्रस्तान की हिसारबंदी भी की जाएगी। कब की जाएगी? 101 एकड़ का कब्रस्तान सुकड़कर आप 10 एकड़ हो जाए तो क्या, कितनी शर्म की बात है। वक्फ बोर्ड के लिए शर्म की बात है, मुसलमानों के लिए शर्म की बात है और मुस्लिम क़यादत के लिए, मुस्लिम लीडरशिप के लिए भी बहुत ही शर्म की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हाल ये हो गया है हमारी गफलत का, वक्फ बोर्ड का, या फिर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीडरों का, कि वो किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देते, सिर्फ अपने आप पर, अपने ख़ानदान पर, अपनी आल औलाद पर तवज्जो देते हैं। इसका सबूत ये है कि हैदराबाद फरखंद बुनियाद एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और हिंदुस्तान में मुसलमानों का मरकज समझा जाता है। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है हैदराबाद के। लेकिन आपको ये बता दूं कि उसी हैदराबाद में एक ऐसी मस्जिद है जिसे उसी तरह चुन दिया गया है जिस तरह मुगल आजम फिल्म में अनारकली को चुन दिया गया था। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक मुस्लिम अक्सरियती शहर में, एक तारीखी शहर में और एक ऐसे हिस्से में जहां पर मुसलमानों ने 200 से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की है और उसके बावजूद भी यहाँ एक मस्जिद को चुन दिया जाता है और सब अंधे, गूंगे और बहरे बने रहते हैं। कम से कम हैदराबाद के 112 मसाजिद ऐसी है जिसके तहत जो औकाफी अराजियात थी उस पर नाजायज कब्जे कर लिए गए हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने कितने कब्जों को बर्खास्त किया है, यह भी एक सवाल पैदा होता है। तो बहरहाल अब अजमतुल्लाह हुसैनी कहते हैं कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब देखना यह है कि इसकी हिफाजत किस तरह करते हैं और ये बताएंगे सज्जाद साहब। देखिए, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि जो है औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करे। हमेशा से हमने देखा कि जो है खुद वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन ने बात कही थी कि लाखों एकड़ ज़मीन थी, अब जो है महज 65,000 तक सिमट के रह गई है ज़मीन तेलंगाना में वक्फ की ज़मीन। तो उनका एक कहना था कि भाई जो ज़मीन लाखों एकड़ की थी वो सिमटते सिमटते जो है इतनी, मतलब वक्फ बोर्ड के हाथ में ही इतनी कम ज़मीन रह गई है। जी। इस तरह के जो है नाजायज़ कब्जे डंके की चोट पे हुए हैं, माजी में भी होते रहे हैं। अब तो जो है हुकूमती सतह पे जो है औकाफी जायदादों पे कब्ज़े का काम पूरा कर दिया गया है। वक्फ तरमीमी कानून के बारे में तो आप बखूबी जानते ही हैं कि वो जो है कानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो क्या औकाफी जायदादों की हालत होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन कब्रस्तानों पे कब्ज़े, कब्रस्तानों को जो है महदूद करने की कोशिशें, मस्जिदों को चुनने की कोशिशें, मस्जिदों को वीरान करने की कोशिशें यकीनन ये तशवीशनाक हैं। बिल्कुल आपने जो है तज़किरा किया कि हैदराबाद फरखंद बुनियाद जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, जहाँ जो है एक बहुत बड़ी जो है मुस्लिम जमात यहाँ क़यादत करती है, इनके MLAs भी हैं, इनके MP भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद इस शहर में अगर ये मस्जिदों का ये हाल है, कब्रस्तानों का ये हाल है। आप देखिए कल्ब शहर तारीख़ी मीर का दायरा, अगर आप कभी वहाँ आपको जाने का इत्तेफाक हो, जो सुल्तान शाही में जो मीर का दायरा है, कितना वसी और अरीज़ कब्रस्तान था मीर मोमिन के दरगाह के अहाते में, लेकिन आज वो सिमट के कितना छोटा हो गया है। तो ये मतलब है कि शहर के मुख्तलिफ़ कब्रस्तानों की यही हालत है। बहुत सारे कब्रस्तान जो है धीरे धीरे छोटे होते चले गए हैं, बहुत सारे कब्रस्तानों पे कब्ज़े हो गए हैं नाजायज़, बहुत सारे कब्रस्तानों को जो है मिसमार करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये जो बालापुर का वाक़या है
उन्हीं मुसलसल कोशिशों की एक ताज़ा मिसाल है। और यकीनन ये एक जो है बहुत तशवीश की बात है। देखिए, बार बार कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए मरने के बाद इस बात का मसला पैदा हो जाएगा कि उनकी तदफीन कहाँ की जाए। अगर इस सूरत हाल पे कंट्रोल नहीं किया गया, अभी कंट्रोल नहीं किया गया, तो देखिए करनी और कथनी में फ़र्क होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो ज़िम्मेदार हैं और वक्फ बोर्ड के, उनको भी इस सिलसिले में संजीदा बात करनी चाहिए। देखिए, अब जो है बालापुर के वाक़े पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम जो है इसारबंदी करेंगे, तो यकीनन आपका सवाल जो है हक बजानिब है कि आखिर कब तक जो है इस तरह कब्ज़े होते रहेंगे और कब ये कब्ज़ों को नाकाम बनाने के लिए हिसारबंदी की जाएगी, कब ये हिसारबंदी की जाएगी। आप तो कहते हैं कि हम औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी जाके देखिए, किसी से भी पूछिए, लोग कहते हैं कि अगर कोई कब्ज़ा करता है तो उसके कब्ज़े को हटाने की कोई जामे कोशिश नहीं होती, बल्कि मामला करप्शन के बाद ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन ये करप्शन जब निकलेगा, जब उसकी सांस, जो भी करप्शन में मुलविस होगा, उसकी सांस जब उखड़ेगी तो उसे पता चलेगा कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। आज ऐसा लगता है कि हैदराबाद में वक्फ जायदादों पर कब्ज़ों का एक गिरोह फिर रहा है, दलालों का, और इन दलालों ने वो काम किया है जो एक फहुश जो ख़वातीन करती हैं, ये कहा जाता है कि जिसम फरोशी में मुलविस होती हैं, उससे भी ख़तरनाक ये लोग काम करते हैं और इस तरह के ज़मीनों को हड़प लेते हैं, मसाजिद की ज़मीनों को हड़प लेते हैं और दरगाहों की ज़मीनों को हड़प लेते हैं और इस तरह ये दलाली करते नज़र आते हैं। हद तो ये है कि एहतजाज भी करते हैं कि वक्फ जायदादों के ख़िलाफ़, यानी जो लोग कब्ज़ा किए उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं और फिर जाकर उनसे मिल लेते हैं और फिर उनके साथ मामला तय करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इस ज़िंदगी का खात्मा जब होगा तो उनका क्या हाल होगा, उनकी औलाद का क्या हाल होगा। और यकीन मानिए कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं, अल्लाह की जायदाद पर जो इस तरह के यानी मामलत कर लेते हैं, तो फिर उनकी जो मामलत बिगड़ेगी वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी का अगर आप देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी अजीब गरीब बातें, वो जो तकारीर करते हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। लेकिन हमारे जो मोदी जी है ज़रा बेहतर नज़र आते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, और हद तो ये है कि जो करते हैं वो अजीब गरीब करते हैं और सारी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है, जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बाद बातों का दुनिया मजाक उड़ाती है। तो बहरहाल हिंदुस्तान पर उन्होंने 25% नहीं बल्कि 50% टैरिफ आयद कर दिए और आज से उस पर अमल आवरी हो रही है। और इस अमल आवरी के बावजूद हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुँह पर खामोशी का ताला पड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो वो ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहते, लेकिन जर्मन के एक अखबार ने लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने यानी नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के 4 फ़ोन कॉल्स को कोई अहमियत नहीं दी। उन्होंने फ़ोन किया लेकिन नरेंद्र मोदी ने उठाया नहीं, तो बहरहाल उनसे उठ नहीं पाया होगा। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि वो क्यों नहीं उठाए होंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी अब ये लगता है कि रूस और चीन की तरफ जा रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि ट्रंप या अमेरिकी हुकूमत किसी का साथ नहीं दे सकती, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। और आपने देखा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना वाक़यात पेश आए, उसमें यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान शामिल होने के बाद वहां 1 लाख से ज़ायद लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए और 4-5 लाख से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। तो हिंदुस्तान भी समझ गया है कि अमेरिका किसी का नहीं हो सकता। अब अमेरिका को छोड़कर नरेंद्र मोदी रूस और चीन से क़ुर्बतें बढ़ा रहे हैं। तो सज्जाद साहब, क्या चीन हिंदुस्तान का साथ देगा? देखिए, अभी मैं देख रहा था ट्रंप की जो है एक चीन के वज़ीर ख़ारिजा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं, जिसमें साफ़ तौर पर ट्रंप ने कहा कि चीन से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन से हमें कोई एतराज़ नहीं है और चीन से हमारे ताल्लुकात आगे भी बेहतर रहेंगे। टैरिफ की हमारी लड़ाई जारी है, हम मिल के उसको हल कर लेंगे। जी। तो ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन जो है मैग्नेटिक का जो है बहुत बड़ा जो है एक मतलब एक बहुत बड़ा सप्लायर है और उसकी मोनोपोली है। मैग्नेटिक में उसकी मोनोपोली है, उसकी मोनोपोली है, 90% मार्केट है उसके हाथ में, उसकी मोनोपोली है। तो उन्होंने ये कहा कि हम चीन से जो है हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो एक मानों में हम ये कह सकते हैं
कि चीन ने तारीफ की इस लड़ाई में अमेरिका को झुकाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब रही हिंदुस्तान की बात, तो हिंदुस्तान जो है अब क्या आज से जैसे कि नाफिजुल अमल हो गया है, अब क्या कदम उठाता है हिंदुस्तान, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक अमेरिका से है। अमेरिका में आप देखेंगे कि जुनूनियों की, पागलों की और अजीब व गरीब मलूनों की कोई कमी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये इस्लाम दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि ये नहीं देखते कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और उस अल्लाह के कलाम की अगर ये बेहुरमती करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आज तक जिन लोगों ने कुरान मजीद की बेहुरमती की, उसे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नजर आतिश किया, वो नजर आतिश हो गए, उनकी इज्जत नजर आतिश हो गई, उनकी इस्मतें नजर आतिश हो गई और वो तबाह बर्बाद होकर रह गए। हम आपको लिए चाहते हैं अमेरिकी रियासत टेक्सास की एक पॉलिटिशियन है जिसका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका से है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसकी ये उम्मीदवार है और ये काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की तनकीद की जद में है ये खातून। और इस मलऊना ने कुरान मजीद को की बेहुरमती की, वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उसने नजर आतिश किया और उसका वीडियो भी उसने एक्स पर पोस्ट किया है उस बेशरम खातून ने। आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका को उसने बदनाम करके रख दिया है और उसे कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए ये पैगाम दे दिया है कि कुछ दिन में वो भी उसी तरह नजर आतिश हो जाएगी जिस तरह कुरान मजीद को उसने नजर आतिश किया है। यह अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है और कुरान मजीद 1400 साल पहले जिस अंदाज में था आज भी उसी अंदाज में है। उसका एक जेर जबर भी कोई यानी तब्दील नहीं कर सकता। यही कुरान का मौजूदा है, यही कुरान का एजाज है। और इस तरह के मलऊन और मलऊना जो होते हैं वो कुरान मजीद को जलाकर ये समझते हैं कि उन्होंने इस्लाम दुश्मनी का सबूत दिया है। उसने ये भी कहा है कि मैं टेक्सास से इस्लाम को मिटा कर रहूंगी। इसका नाम है वैलेंटीना गोम्स। और आपको ये भी बता दें कि ये जो है वहाँ एक टेक्सास की कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए 2026 के जो इंतखाबात हो रहे हैं उसकी उम्मीदवार है सज्जाद साहब। ये देखिए हर ज़माने में इस्लाम दुश्मन रहे हैं। हुजूर की ज़िंदगी में खुद लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के जो है खात्मे के लिए साजिशें की थी और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। शैतान को आज़ादी क्यों हासिल है? अल्लाह मियाँ जो है अगर वादे का सच्चा ना होता तो अल्लाह ने वादा किया शैतान से कि तुम बहकाते रहो लोगों को, हम बचाते रहेंगे, क़यामत तक तुम जो है तुम्हें छोड़ देता रहूँगा। तो शैतान बहका रहा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। उसने जो है शैतान को सारे पावर्स दिए हैं और क़यामत तक की छूट दे रखी है और कहा है कि तुम जो है लोगों को जो है बहकाने की कोशिश करते रहो, लेकिन ना कुरान का मौजूदा ख़त्म होने वाला है, ना कुरान की ताकत ख़त्म होने वाली है, ना इस्लाम ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल बेशक। आज सारी दुनिया में आज देख रहे हैं गज़ा की क्या हालत है। पूरी दुनिया मिल के जो है गज़ा को ख़त्म करने के दर पे है, लेकिन वहाँ जो या रब का जो है विर्द करने वाले लोग हैं वो भूखे होने के बावजूद उनके दिल से इस्लाम की जो है जो अज़मत गई है, ये ऐसे कहीं कोई सबूत जो है नहीं मिलता। तो जो ईमान की ताकत रखते हैं उनको कोई मिटा नहीं सकता। बहरहाल जामे शहादत नोश करते भी फ़लस्तीनी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का यानी विर्द कर रहे हैं और अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और अल्लाह के पूर से राज़ी होते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम भी सलाम करते हैं उन फ़लस्तीनियों को जो इस तरह की जामे शहादत नोश करते हुए दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो हमें मिटाने की, हम मिटने वाले नहीं है क्योंकि रब हमारे साथ है और ये हमारी आजमाइश है और हम अल्लाह ताला की इस आजमाइश पर पूरा सब्र करते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो बहरहाल अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह जी से डर भैया। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।